हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जेडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चली होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जेडी 2026 का एग्जाम डेट आप सभी को इसी 4 से 5 दिनों मालूम होने वाला है। हो सकता है कि एसएससी 18 मार्च से पहले आप सभी का एग्जाम डेट अनाउंस कर सकता है, यानी आप सभी के पास ज़्यादा समय नहीं बाकी है। तो इसलिए आप सभी को जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग में पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये तो क्लियर है कि आपका पेपर इसी महीने के 20 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो साथियों, आप सभी को अपना चारों सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को तैयार करके रखना है कि आप सभी का एक भी क्वेश्चन पेपर में छूटे ना। जीके में आप सभी का पूरा 20 का 20 टारगेट होना चाहिए। हिंदी में तो पूरी तरीके से 20 का 20 सवाल आप सभी का सही होना ही चाहिए। मैथ रीजनिंग में कम से कम आप सभी का 19 सवाल सही होना चाहिए। लेकिन रीजनिंग में भाई 19 सवाल नहीं, कम से कम 20 सवाल आप सभी का सही होना चाहिए। एक ही घंटे में ये 80 सवाल आपको मिलेंगे हल करने के लिए। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप सभी को चारों सब्जेक्ट का अब यहाँ से टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आज की इस क्लास में आप सभी का एसएससी के नए पैटर्न पे, जिस तरह से एसएससी इस टाइम नए नए सवाल पूछ रही है, डीप जाकर सवाल पूछ रही है, तो जीके का पहला टेस्ट आप सभी का होने वाले हैं। वो भी पूरे 110 सवालों का आप सभी का टेस्ट होगा। इस टेस्ट में आप सभी को मैथ और रीजनिंग के भी सवालों का टेस्ट देना होगा, क्योंकि इस सेशन में बीच बीच में आप सभी को मैथ और रीजनिंग के भी सवाल मिलने वाले हैं। तो दोस्त मेरे, यदि आप 110 सवाल ये तैयार कर लेते हैं तो समझिए आप कम से कम 30 से 32 नंबर तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा, हर एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। यदि आप सभी से एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो समझिए आप सभी का 1/4 का माइनस मार्किंग होने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी 2026 में आप सभी के पेपर जो होगा उसमें 1/4 का माइनस मार्किंग होने वाले हैं। तो इसलिए मेरे दोस्त, हर एक सवाल का उत्तर आपको खुद से करना है। 2 बार हम सवाल को पढ़ेंगे, 2 बार जैसे हम सवाल पढ़ेंगे आपका उत्तर सवाल पढ़ने से पहले आ जाना चाहिए। इतने का स्ट्रेटजी आप लेकर चलेंगे इस टेस्ट में। ओके, क्या आप तैयार हैं? लेकिन याद रखिएगा, यदि आप 110 सवाल तैयार कर लेंगे तो समझिए आपका जीके पर पूरी तरीके से मजबूत होने वाला है। कंप्लीट जीके का टेस्ट होगा, सारे बिल्कुल सारे टाइप के सवाल इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। ओके, जीके प्लस करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर करिएगा कि आज के इस एसएससी के नए पैटर्न पे जीके टेस्ट में आप सभी कितना स्कोर बना। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट। नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? तो पुरंदरदास को माना जाता है भारत में कर्नाटक संगीत का जनक। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। पद्म विभूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? पद्म विभूषण कुमारी कमला का संबंध किस भारतीय नृत्य से है? तो इनका संबंध कथक से है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। अरविंद पारिक का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? अरविंद पारिक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 बार सवाल पढ़ रहे हैं तो आप सभी का सवाल पढ़ने से पहले उत्तर आ जाना चाहिए, और जितना भी आप स्कोर करेंगे गिनती करते चलेंगे, साथ में लास्ट में स्कोर पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में मकर संक्रांति के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो माघ बिहू मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चिथरई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये सिलेक्शन वाले प्रश्नों को पढ़ लेना है मेरे दोस्त। एसएससी के नए पैटर्न पे आप सभी को पूरा जीके जिस कंप्लीट मिलेगा, जैसे हिस्ट्री का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, पॉलिटी का अलग, इसके अलावा स्टैटिक जीके का लगभग हम आप सभी को 2350 प्लस
2000 और अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त, यानी लगभग 5000 क्वेश्चन तो आपको हम अलग से स्टैटिक जीके का दे देंगे। आपके पेपर में आप जानते हैं कि 20 सवाल जो जीके का आएगा, कम से कम भाई 12 से 14 सवाल तो केवल स्टैटिक जीके का ही पूछे जाएंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों सवाल आपको प्रोवाइड कर देंगे। करंट अफेयर 1 साल के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे पूरा प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त। रीजनिंग पूरा कंप्लीट देंगे, मैथ्स के पूरा कंप्लीट देंगे। इसके अलावा भाई हर एक सवाल का डिटेल सोल्यूशन भी आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 500 का टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त। मिलेगा आपको कैसे, ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे ना तुरंत आपको भाई टीम कांटेक्ट करेगी आपसे। मात्र 1 मिनट में आपका ये पूरा क्वेश्चन आप लेंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी को 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी को मात्र भाई 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पूरा क्वेश्चन आपको मात्र 50 रुपीज़ मिलेगा। यदि आप इतना पढ़ लेंगे भाई, आप समझिए कि 80 का 80 सवाल सही करके आ जाएंगे अपने पेपर में। ओके मेरे दोस्त, तो जल्दी करिए, नीचे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करके ये सारा भाई क्वालिटी क्वेश्चन अपने पास मंगाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर यूएसए ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। पेरिस ओलंपिक 2024 में पहले स्थान पर यूएसए था, तो इसने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो पूरे 40 स्वर्ण पदक जीते। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, बताएंगे आप सभी। तो पूरे 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। डैश खेतों में बीज बोने का त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। कौन सा वो त्यौहार है जो कि खेतों में बीज बोने का त्यौहार है, लेकिन ये झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। उसका नाम कौन क्या है भाई, रोहिणी त्यौहार है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुचे एक पारंपरिक दोल्ही की तलवार है जिसे किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, हो सकता है कि ये सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है। बहुचे एक पारंपरिक दोल्ही की तलवार है जिसे किस राज्य में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान पहना जाता है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 110 सवाल हमें करना है भाई, तो जल्दी जल्दी हम सभी सवालों को हल करेंगे, तो इसलिए भाई आप सभी सवालों का उत्तर देते चलिए और उसे तैयार करते चलिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है। किस राज्य में भित्ति चित्र यानी फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है, तो ये हरियाणा राज्य का है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई, आप देख रहे होंगे एसएससी इस टाइम इसी लेवल के सवाल पूछ रहे खेल से संबंधित। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, तो मार्च 1891 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत ने हॉकी ओलंपिक में 1928 से लेकर 1956 तक कितने स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने हॉकी ओलंपिक में 1928 से लेकर 1956 तक कितने स्वर्ण पदक जीत लिए थे, तो केवल 6 स्वर्ण पदक जीते थे भाई 28 सालों में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता था, बताइए। भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीते थे, तो भाई घुड़सवारी में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। जूनियर विश्व शतरंज 2025 के चैंपियन कौन बने थे। जूनियर विश्व शतरंज 2025 के चैंपियन इनमें से कौन बने थे, तो प्रणव वेंकटेश बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत में निर्देशीय नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया, बताइए। भारत में जो निर्देशीय नियोजन ये किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 को।
निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो साथियों मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? वो कौन था? तो घननंद था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? तो कुशीनगर में बिताई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति भी रह चुके थे? बताइए इन राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो साथियों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक भी दिन गैप नहीं होने वाली है। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये किस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे? तो याद रखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। लेकिन आप सभी से एक सवाल पूछता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास ये चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। अच्छी तरीके से याद रखिएगा मेरे दोस्त, भूलेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में कितने लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो पूरे 5 लाख रुपए की। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? वर्ष 2004 में शुरू किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 को। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? अटल पेंशन योजना के तहत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितने रुपए की है? तो 1000 रुपए की है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की? किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम को शुरू की है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे यदि आपको किसी भी सवाल का उत्तर पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि भाई हम हर एक वीडियो का भाई कमेंट सेक्शन जरूर चेक करते हैं, हर एक क्लास का कमेंट सेक्शन हम जरूर चेक करते हैं, डेली का डेली चेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में स्कोर भी करिएगा आप लोग। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान 1944 की अभिव्यक्ति किस पर प्रस्तावित थी? आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बॉम्बे प्लान की अभिव्यक्ति ये किस पर प्रस्तावित थी? तो ये आर्थिक विकास पर प्रस्तावित थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। जैसे दोस्त मेरे आज आपका जीके का टेस्ट हो जाएगा ना, तो कल आपका हिंदी का भी टेस्ट होगा। याद रखिएगा अलग अलग चारों सब्जेक्ट का आप सभी का टेस्ट होगा। कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन थे? कबड्डी में पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता इनमें से कौन थे? सहानंद महादेव शेट्टी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। 22वें संस्करण 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? बताएंगे आप सभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 22वें संस्करण 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो पूरे 22 स्वर्ण पदक भारत ने जीते थे। ओके, ऑस्ट्रेलिया ने भाई 67 जीते थे, इंग्लैंड ने 58 जीते थे 2022 जो राष्ट्रमंडल हुआ था। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते थे 22वें संस्करण 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है,
अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर, कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? कर्नाटक का जो विरूपाक्ष मंदिर है किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय यानी चालुक्य द्वारा बनवाया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को, जम्मू कश्मीर स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, जो जम्मू कश्मीर में स्थित सूर्य मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक के पुत्र जलूका ने करवाया था। ओके, आपके पेपर में स्थित आएगा ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है? ये भाई 3 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, मेखला चादर किस राज्य की महिलाओं का ये पारंपरिक परिधान है? तो ये असम राज्य के हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को, पंजाब की युद्ध कला गतका की शुरुआत किसने की थी? पंजाब की जो युद्ध कला गतका है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो गुरु हरगोबिंद सिंह ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 को, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे भाई आपके शिफ्ट के लिए। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो गगन गिल को दिया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल किस राज्य ने किया था? बताइए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया किस राज्य ने? तो हरियाणा राज्य ने पहला स्थान हासिल किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्लोबल फायर पावर सैन्य रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए, ग्लोबल फायर पावर सैन्य रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान चौथा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किसकी प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किसकी प्रणाली की शुरुआत किया था? तो एक राष्ट्र एक टैक्स की प्रणाली की शुरुआत की। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को, वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया? बताइए, वर्ष 2025 में सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय द्वारा इसको घोषित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को, सूर्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो साथियों, जो सूर्य महोत्सव है यह किस शहर से संबंधित है? बताइए, तो ये तिरुवनंतपुरम शहर से संबंधित है सूर्य महोत्सव। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को, मानव विकास सूचकांक 2025 भारत की रैंक क्या है? जो आपका HDI होता है यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, यानी कौन संगठन? UNDP जारी करता है। यही सवाल पूछता है कि HDI कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। तो 2025 में भारत की पोजीशन क्या बनी थी? 130वां बनी थी। यदि 2024 की बात करेगा तो भारत 3 रैंक की सुधार किया था, 133 नंबर पे भारत था 2024 में। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 2024 और 25 का डाटा देकर पूछेगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? बताइए, तो कर्नाटक राज्य में है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42, लोकनृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकनृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43 को, बुधादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? बुधादित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सितार से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेतर मेला लगाया जाता है? बताइए,
किस राज्य में प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है? तो ये गुजरात राज्य में हर साल भाई प्रतिवर्ष तारनेतर मेला लगाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, ओके। और लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा, स्कोर काउंट करते चलेंगे साथ में। तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तमिलनाडु के त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो भाई थाईपूसम त्योहार है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? बताएंगे आप सभी। जो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 को। तो ये आपका रीजनिंग के सवाल है, इसको हल करिए। तो एक कूट भाषा में टी को WSHF के रूप में लिखा जाता है, बाल को EBOM के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में वॉल को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्त मेरे आप सभी केवल इसका रिलेशन चेक करना है, पहले का रिलेशन आप सभी को केवल चेक करना है। जैसे TREE है, ट्री है, इसका कोड क्या दिया है? WSHF। देखिए टी होता है 20, W होता है 23, R होता है 18, S होता है 19, E होता है 5, EH होता है 8, E होता है 5, F होता है 6। 20 से 23 प्लस 3 हुआ है, 18 से 19 प्लस 1 हुआ है, 5 से 8 प्लस 3 हुआ है, 5 से 6 प्लस 1। इसमें रिलेशन क्लियर है कि प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 का रिलेशन लगा है। तो पूछा कि इसका वॉल का, वॉल में प्लस 3 प्लस 1 कर देते हैं हम लोग भाई, प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 का। ठीक है, देखिए आप सभी को दोनों का चेक नहीं करना है भाई, आपका टाइम यहीं से जाएगा, बचत आपका टाइम यहीं से हो जाएगा। प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, ये रिलेशन अप्लाई करना था। W 23 में 3 जोड़ेंगे 26 पे Z, ये होता है 1 में 1 जोड़ देंगे 2 पे B, L होता है 12 3 15 पे O होता है, L होता है 12 13 पे होता है M, ZBOM पहला ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन। क्लियर? तो इसलिए जब भी आपको दो रिलेशन दे तो केवल पहले का रिलेशन आपको चेक करना है। हर क्लास में आपको बताते हैं कि आपका टाइम यहीं से बचत होगा, रीजनिंग और मैथ में। दोनों आप जब हल करेंगे सोचेंगे एक और चेक कर लेते हैं भाई, यहीं से आपका 1 मिनट चला जाएगा। 60 मिनट आपको मिलेगा 80 सवाल हल करने के लिए। तो इसलिए प्रैक्टिस इज द मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आप खूब करिए भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, दिएगा विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। जैसे देखिए 53, 62, 77, 98 प्रश्नवाचक चिन्ह है। नंबरों का श्रृंखला दिया बड़ा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। 53 से 62 यानी इसमें प्लस 9 हुआ है, 67 से 77 हुआ है प्लस 15 हुआ है, 77 से 98 प्लस 21 हुआ है। देखिए 9 से 15 इसमें प्लस 6, 15 6 21 यानी प्लस 6 प्लस 6 करके कटा है। तो इसीलिए भाई 21 में पहले 6 जोड़ेंगे, 21 में छोड़ेंगे 27, 27 में 98 जोड़ेंगे कितना हो गया भाई? 98 200 125, 125 आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आया? चलिए अगला सवाल को जरा हल करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 49 को। ये भाई हाल ही में SSC MTS के पेपर में सवाल पूछा था। एक निश्चित कुट भाषा में BYE को 32 और एंगर को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में लब को कैसे लिखा जाएगा? जैसे BYE है, इसका कोड 32 दिया है, तो क्या करेंगे? हर एक अक्षर का कोड कर लेंगे। पहले B होता है 2, Y होता है 25, E होता है 5। देखिए 2 25 27, 27 5 32, यानी हर एक अक्षर का कोड करके भाई उसको सिंपल सा जोड़ दिया है। आप एंगर का भी ना सब हर एक अक्षर का कोड करके उसको जोड़ेंगे तो आपका 45 आएगा। चेक कर लेते हैं भाई इसको भी, ANGER, इसका कोड टोटल 45 है। A होता है 1, N होता है 14, G होता है 7, E होता है 5, R होता है 18, 14 1 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 से 18 आप जानते हैं 45 होता है। यानी हर एक अक्षर कोड उसको टोटल कर लेते हैं। लब का पहले तो सबसे पहले हम लोग हर एक अक्षर का कोड करेंगे। L हो जाएगा 12, O हो जाएगा 15, B हो जाएगा 22, E हो जाएगा 5। 12 15 आपका कितना होता है? 27, 27 22 49, 49 5 54। क्या 54 ऑप्शन में दिया है? बिल्कुल बी ऑप्शन।
तो ऑप्शन भी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। मैथ में ये सवाल भाई पक्का आप सभी को 2 नंबर देखा जाएगा। जैसे देखिए समीकरण दिया, इसको सरल करना है हमें। 45 भागे 5 गुणे 5 प्लस 10 माइनस 5, इसका मान कितना आएगा? सरल कीजिए। तो सबसे पहले 5 का भाग 45 पे देंगे तो 5 9 45 गुणा 5 प्लस 10 माइनस 5, 9 5 45 प्लस 10 माइनस 5, 45 10 55, 55 में से 5 को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर 50 आएगा, जो कि ऑप्शन बी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सॉल्व कॉल करिए जरा। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा के चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो साथियों इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? तो जातक कथाएं हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो गौरी है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे, आप लोग अपनी तैयारी को भी परखते रहिएगा, क्योंकि इसी लेवल के सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। बताइए, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला वो कौन सा नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो छम नृत्य, जो कि हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है, जो कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किया जाने वाला ये छम नृत्य है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55 को। निम्न में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो पंडित बिरजू महाराज ने की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? बताइए, चुमोट किस राज्य की स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है? तो ये भाई गोवा राज्य की है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57 को। भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूता गीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। लेसल सतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, लेसल सतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बताइए, लगता है आप ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे। नहीं दोस्त मेरे, एसएससी एमटीएस के पेपर में ये सवाल आ चुका है। लेसल सतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? तो नागालैंड का है। ठीक है, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? बताइए, किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पंडित स्वपन चौधरी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। अनूप जलोटा भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, अनूप जलोटा भारतीय संगीत की किस श्रेणी के लिए ये प्रसिद्ध है? तो भजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। वीरनाट्यम निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? वीरनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य शैली है? हल करिए। तो आंध्र प्रदेश का एक अनुष्ठानिक नृत्य शैली जो कि प्रसिद्ध भी है भाई, वीरनाट्यम। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63 को। बीरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? बीरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो भाई झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य बीरहोर नृत्य। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 64 को। किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है? तो साथियों जो किला मुबारक स्मारक है
ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 65 को। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की आत्मकथा है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66 को। पुस्तक टू द ब्रिंग एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? जो पुस्तक है टू द ब्रिंग एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक इनमें से कौन है? तो जयराम रमेश है। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67 को। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? डेज ऑफ ग्रेस ये किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? तो ये आर्थर एस की है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे स्कोर कितना आप सभी को बना? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी? बताइए, वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? तो रामचंद्र गुहा ने लिखी है। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व को हल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 69 को। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ टेनिस प्रिंसेस की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ टेनिस प्रिंसेस इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्त मेरे दंडी ने इसकी रचना की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 70 को। वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है। वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है? एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है, तो वो 4 जुलाई है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो साथियों किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? बताइए। तो शनि की मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 72 को। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? बताइए। भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है? सभी बताएंगे तो पूरे 3। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 3 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए। यहाँ से ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है इनमें से? तो भाई सिलिकॉन है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 74 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना है भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या है? तो 22% है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 75 को। 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। इस पे आप स्टार बना लीजिए, ये सवाल आपके पेपर में आएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आप सभी को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोर यानी 10 से लेकर 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों यानी 10 से 19 वर्ष की आयु का हिस्सा लगभग कितने प्रतिशत का है? तो 20.9% का है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 77 को। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने शहर थे? तो पूरे 53 शहर थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78 को। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? इस पे भी आप स्टार बना लीजिए, ये भी सवाल आपके पेपर में आएगा। पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक भारत की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? तो आप कितना बताएंगे? 1.64% की बताएंगे। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 79। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? तो 1.7% था। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 80 को। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर कितने प्रतिशत का है? 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की अनुमानित गरीबी दर कितने प्रतिशत की है? तो 33.7% की है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्त मेरे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2019 में पारित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 82। जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? जैमिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस खेल से संबंधित है जो जैमिंग शब्द है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को जरा हल करिए क्वेश्चन नंबर 83 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? बताइए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का जो पहला संस्करण था किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2018 में किया गया था दोस्त मेरे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 84 को। वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? वर्ष 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 85 को। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 86। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 87 को। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान किसका एक उदाहरण है? सरकार द्वारा ऋण का भुगतान ये किसका एक एग्जाम्पल है? तो ये पूंजीगत व्यय का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 88 को। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीतिक दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो भाई हॉकिस का दृष्टिकोण अपनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 89 को। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? बताएंगे आप सभी। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स का इसके अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 90 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितने लाख रुपए की है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितने लाख रुपए की है? बताइए। तो पूरे 15 लाख रुपए की है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा क्वेश्चन नंबर 91 को। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग इनमें से कौन सा है? लोहा एवं इस्पात उद्योग है जो कि भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 92 को। कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सा है? कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय इनमें से कौन सा है? तो दोस्त मेरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है। ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 93 को। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये 15 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई दोस्त मेरे लास्ट के सवालों पे हम पहुंच रहे हैं। लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा, ठीक है। टारगेट आप सभी का पूरे 20 का 20 होना चाहिए इस बार, तो इसलिए आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो। इसलिए अधिक से अधिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस होगा क्लास में। राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है?
राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। तो मूल्य वर्धित विधि के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 95 को। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 1963 में लागू किया गया। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 96। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की ये टैगलाइन है? आपका भला सबकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? बताइए। तो बंधन बैंक की टैगलाइन है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 97 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? तो साथियों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन से प्रकार का ऋण उपलब्ध नहीं है? तो पुरुष के लिए भाई ऋण उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 98 को। 2000 रुपये के करेंसी नोट पर निम्नलिखित में से कौन सा मौटिक छपा था? भाई आप देख रहे हैं कि इस टाइम एसएससी कहीं से सवाल उठा दे रही है। 2000 रुपये के करेंसी नोट पर कौन सा मौटिक छपा था? बताएंगे। तो मंगलयान छपा था। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 99 को। जब मुद्रा का पढ़े मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब मुद्रा का पढ़े मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी। तो उसे साख मुद्रा कहते हैं। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 100 को। भारत सरकार ने किस वर्ष में एक नई आर्थिक नीति पेश की? तो साथियों भारत सरकार ने किस वर्ष में एक नई आर्थिक नीति पेश की थी? बताइए। तो वर्ष 1991 में एक नई आर्थिक नीति पेश की थी भारत सरकार ने। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 101 को। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है? तो बी पढ़ित अधिशेष कहलाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 102। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 2019 में पारित किया गया। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 103 को। दार्शनिक ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? दार्शनिक ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है? बताइए। तो पूरे 5 मूल्य तत्वों में वर्गीकृत किया है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 104 को। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? यानी किस ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ध्यान रखिएगा 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 105 को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2 सितंबर 1927 में किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 106 को। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताएंगे आप सभी। तो मिजोरम राज्य में है भाई। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। केरल राज्य है नहीं तो मिजोरम आपका परफेक्ट बनेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सभी को जनगणना से रिलेटेड सवालों का उत्तर देना होगा, तो इसलिए सवाल पढ़िए फिर ऑप्शन भी ध्यान से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है। आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं? तो आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 108 नंबर को हल करिए। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष ये किस वर्ष के रूप में नामित किया है? बताएंगे आप सभी। तो 2005 के रूप में। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 109 को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता है भाई। ऑप्शन है परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 110 और लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। एक हैंडबॉल मैच कुल कितने मिनट तक चलता है? बताइए।
जो एक हैंडबॉल मैच होता है वो कुल कितने मिनट तक चलता है? तो सर जी पूरे 1 घंटे तक यानी 60 मिनट तक चलता है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 110 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का क्या जो टारगेट आप सभी को 65 सवाल का मिला था आपने पूरा किया? बताइए ईमानदारी के साथ। तो साथियों उम्मीद करूँगा आपको हर एक सवाल का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हुआ होगा मेरे दोस्त। किसी भी प्रश्न का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लगातार इसी तरह आपकी क्लास चलेगी बहुत ही शानदार तरीके से। तो डेली क्लास आपको करनी है मेरे दोस्त। ओके, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। एग्जाम डेट जैसे आएगा सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन इसी क्लास में मिलेगा। तो इसलिए मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। ओके, और भी कोई भी डाउट है तो हमारे साथ शेयर करिए भाई। कमेंट सेक्शन खुला है तो जरूर किए, क्योंकि हर एक वीडियो का भाई हम कमेंट सेक्शन जरूर चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और पेपर के साथ। अगला जो क्लास आएगा वो पूरे पेपर के साथ मिलेंगे, उसको आपको जरूर हल करना है। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।